नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की हत्या की किसी भी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच में शामिल होने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है और खुद भी आतंकवाद का शिकार रहा है। डॉनकॉम के मुताबिक काकुल में पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी में पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत बिना किसी विश्वसनीय जांच या सत्यापन योग्य सबूत के आधारहीन और झूठे आरोप पाकिस्तान पर लगा रहा है। पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि एक जिम्मेदार देश के रूप में अपनी भूमिका को जारी रखते हुए पाकिस्तान किसी भी निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच में भाग लेने के लिए तैयार है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय एयरलाइनों के लिए पाकिस्तान की ओर से अपने एयर स्पेस बंद करने का असर भारत की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पड़ रहा है। इसके मद्देनजर भारतीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइन कंपनियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। शनिवार को जारी की गई इस एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय एयरलाइनों के लिए पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों, खासकर दिल्ली समेत उत्तर भारतीय शहरों से आने जाने वाली उड़ानों का वक्त बढ़ गया है। सभी एयरलाइनों के लिए बाध्यकारी बनाए गए इस एडवाइजरी में डीजीसीए ने कहा है कि एयरलाइन कंपनियों को चाहिए कि वो यात्रियों को उड़ान से संबंधित उचित जानकारी दें और उड़ान के दौरान उनके लिए खाने पीने की सुविधाएं मुहैया कराएं। एडवाइजरी में कहा गया है कि एयरलाइनों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो यात्रियों को हवाई क्षेत्र पर लगी रोक से जुड़ी जानकारी के साथ साथ बदले हुए रूट की जानकारी, यात्रा में लगने वाले समय के बारे में और रास्ते की किसी और जगह पर रुकने से जुड़ी जानकारी दें। इसके अलावा एयरलाइन लंबी उड़ानों को देखते हुए उचित मात्रा में मेडिकल किट रखें और इस तरह की व्यवस्था हवाई अड्डों पर हो, ये सुनिश्चित करें। कंपनियां अपने कॉल सेंटर्स और कस्टमर सर्विस टीमों को भी उड़ानों में हो रही देरी से जुड़ी जानकारी साझा करने और शिकायतों से निपटने के लिए तैयार करें। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जरूरी वक्त से अधिक देरी होने के केस में एयरलाइनों को यात्रियों को मुआवजा देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। गुजरात में शनिवार की सुबह पुलिस ने अहमदाबाद और सूरत में 500 से अधिक कथित बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। कहा जा रहा है कि ये लोग अवैध रूप से भारत में घुसने के बाद गुजरात में रह रहे थे। पुलिस ने ये कार्रवाई अहमदाबाद के चंदोला, सूरत के कुछ इलाकों और महिसागर जिले में की। माना जा रहा है कि ये कार्रवाई शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सभी राज्यों को वहां रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने के निर्देश देने के बाद हुई है। गुजरात पुलिस की इस कार्रवाई के बाद हिरासत में लिए गए लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में दोनों ओर कतार में महिलाएं और पुरुष दिख रहे हैं, वहीं पुलिसकर्मी काफिले के बीच चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने इस कार्रवाई के बारे में कहा कि हमें गृह राज्य मंत्री, डीजीपी और अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने अहमदाबाद में रह रहे घुसपैठियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024 से अब तक क्राइम ब्रांच ने इस संबंध में 2 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनके आधार पर अवैध रूप से रह रहे 127 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। इनमें से 77 को निर्वासित किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पहलगाम हमले और अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए एक पोस्ट लिखा कि पूरा देश अभी भी गहरे शोक और सदमे में डूबा हुआ है। पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ बर्बर आतंकी हमला हमारे दिलों पर गहरी चोट छोड़ गया है। इसी के साथ उन्होंने दावा किया कि देश में कारों की खरीदारी सिर्फ 12% परिवारों तक ही सीमित रह गई है। छोटी कारों की बिक्री में 9% की गिरावट आई है। जयराम रमेश ने कहा कि इस आर्थिक मंदी का कारण भारत के अधिकतर लोगों की वास्तविक आय में लंबे समय से जारी ठहराव है। उन्होंने कहा कि भारत में कारों की खरीदारी अब मुख्यतः उन शीर्ष 12% परिवारों तक ही सीमित रह गई है, जिनकी वार्षिक आय 12 लाख से अधिक है। बाकी 88% आबादी के लिए अब छोटी कारों का खर्च उठाना भी संभव नहीं है और छोटी कारों की बिक्री में लगभग 9% की गिरावट दर्ज की गई है। 2023-24 और 24-25 के बीच यात्री वाहनों की कुल बिक्री वृद्धि केवल 2% रही है। आगामी वर्ष के लिए भी बिक्री वृद्धि दर मात्र 1 से 2% रहने का अनुमान है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस आर्थिक मंदी की जड़ भारत के अधिकांश लोगों की वास्तविक आय में लंबे समय से जारी ठहराव है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम आतंकी हमले में पर्यटकों को निशाना बनाने को लेकर कहा कि इससे कश्मीरियों के दिल को चोट पहुंची है।
उन्होंने पीबीसी न्यूज से बात करते हुए कहा कि अभी इंसान को सोचने का समय ही नहीं मिल रहा है कि यह सुरक्षा में चूक है या क्या है। लोगों को बहुत बड़ा सदमा लगा है। उन्होंने कहा कि हमारे टूरिस्ट मेहमान हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पैसा सालों साल जमा करते हैं कि कश्मीर जाना है। ये अचानक भी नहीं हुआ, लेकिन टूरिस्ट के साथ पहली बार हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कई ऐसी घटनाएं होती रही हैं जहां सैनिक शहीद हुए हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक तनाव और गहरा हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने आक्रामक और भड़काऊ बयान देकर स्थिति को और गंभीर बना दिया। एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को सीधे तौर पर धमकी दी। उन्होंने कहा कि मैं सिंधु नदी के किनारे खड़ा होकर भारत को बताना चाहूंगा कि सिंधु हमारी है और यह हमारी ही रहेगी। या तो हमारा पानी इस नदी से बहेगा या फिर उनका खून इसमें बहेगा। पाकिस्तान लगातार कीदड़ भक्तियां देने में लगा हुआ है। इससे पहले भी पाकिस्तान की ओर से लगातार दूसरी बार सीज फायर का भी उल्लंघन किया गया है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा माहौल को लेकर जताई जा रही आशंकाओं के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा का ऐलान कर दिया है। मंत्रालय के मुताबिक कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल जून से अगस्त के बीच होगी। मंत्रालय ने कहा है कि इस साल 50-50 यात्रियों के 5 जत्थे उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे को पार करके और 50-50 यात्रियों के 10 जत्थे सिक्किम में नाथुला दर्रे को पार करके ये यात्रा करेंगे। मानसरोवर यात्रा के आवेदन मंजूर करने के लिए सरकार ने kmy.gov.in वेबसाइट खोल दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक निष्पक्ष प्रक्रिया के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों का चयन किया जाएगा। इसके बाद उन्हें अलग अलग मार्ग और जत्थे आवंटित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का दृढ़ता से जवाब देगी। लखीमपुर खीरी जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने अपने भाषण की शुरुआत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए की, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के लोगों की ओर से आतंकवादी हमले की निंदा करता हूं और सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि समाज में आतंकवाद या अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती ने शनिवार को दलितों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया और सरकार से जातिवाद और सांप्रदायिक नफरत की घटनाओं को सख्ती से रोकने की मांग की। एक्स पर एक पोस्ट की श्रृंखला में मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दलितों पर अत्याचार, उनकी बारातों पर हमले और उनके मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध की मूर्तियों का अपमान बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि सरकार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और अपराध को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने जूनियर डागर बंधुओं द्वारा शिव स्तुति के शास्त्रीय गायन पर कॉपीराइट मुकदमे के बाद सिंगर AR रहमान और फिल्म पोन्नियन सेल्वन 2 की निर्माताओं को अदालत में 2 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह ने 25 अप्रैल को पारित एक अंतरिम आदेश में फैसला सुनाया कि श्रोता के दृष्टिकोण से फिल्म में रहमान के गीत वीरा राजा वीरा का मूल स्वर शिव स्तुति से न केवल प्रेरित है बल्कि वास्तव में समान है। न्यायाधीश ने कहा कि यह भगवान शिव को समर्पित संगीत में श्रद्धांजलि के मूल रचनाकारों के अधिकारों का उल्लंघन है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.